Hello students, welcome to biology class. In previous class, we will start our 6th chapter of biology, that is circulatory system, in which we covered up to blood clotting. Today we will start blood group. In 1901 to 1903, Karl Landsteiner discovered that sometimes during blood transfusion from one person to the other, the foreign blood tends to clump and cause shock or jaundice. This happened when the blood group of two human beings, the donor and the recipient, are different. Hence, it is very important to know the blood group of different people before any such process. ब्लड ग्रुप्स में जो कार्ल लेंजर ने उन्होंने क्या बोला था कि डिस्कवर करने के टाइम पे जब भी हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डोनर से रिसिपिएंट या फिर कह सकते हैं जो आप देते हो डोनर दूसरा एक्सेप्टर होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उस समय में भी फॉरेन ब्लड टेंस के कारण शॉक लग जाते हैं, फिर जॉन्डिस हो जाता है. ये हैपन क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जो टू ह्यूमन बीइंग है वो पॉसिबल नहीं है कि उनका जो दोनों का ब्लड ग्रुप है वो सेम हो. इसीलिए हमको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है. देन ओनली वी विल डोनेट द ब्लड. द ब्लड ग्रुप आर डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़. जो ब्लड ग्रुप है बच्चा, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बेसिस पे जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. अब जो ये बच्चा एंटीजन होता है ये आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होता है. जो एंटीजन क्या होता है बच्चा? फॉरेन सब्सटेंस होते हैं. ये जो ये एंटीजेंस हैं ये आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होता है, और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, मतलब जो ब्लड सेल के अंदर आरबीसी और प्लाज्मा होता है, जो आरबीसी होता है वो सरफेस में प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा होता है वो एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा. ठीक है, जो प्लाज्मा और आरबीसी में दो होते हैं, आरबीसी सरफेस एंड द एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. आगे बात समझ. देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स. 4 टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ इन ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस. एंटीजेंस और एंटीबॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग होता है. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चा जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीजन भी ए होगी, ना बी होगी, ना ओ नहीं होगी. क्या होगी? इफ़ यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए देन यू हैव अ एंटीजन ए ऑन इट्स आरबीसी एंड एंटीबॉडी बी. एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी, और जो एंटीजन क्या होगा? वो ए होगा. अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी. द ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ एंटीजेंस. इसके पास दोनों एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस ए भी होते हैं और एंटीजेंस बी भी होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है. अगर बच्चा देखो यहाँ पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी अगर ए बनेगी तो ये इसको पकड़ लेगी, ख़त्म कर देगी. अगर एंटीबॉडी बी एंटीजन बी है, अगर एंटीबॉडी भी अगर बी बन गई तो वो इसको कोलैप्स कर देगी, ख़त्म कर देगी. इसलिए डिफरेंट है. यहाँ पास दोनों है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. अगर यहाँ पास ए या बी एंटीबॉडी होती तो यहाँ पास ए या बी में से दोनों में से एक चीज़ को ख़त्म करती, एंड कर देती. द ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजेंस. अब ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं. आगे बात समझ. एंटीबॉडीज़ क्यों होता है? अगर आपकी बॉडी में आपको अब एंटीजन और एंटीबॉडी को बच्चा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, अगर आपको जॉन्डिस हुआ है, ये क्या है? एक फॉरेन सब्सटेंस है, एंटीजन है आपकी बॉडी में. अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगी? जॉन्डिस के खिलाफ बनाएगी. अगर आपकी बॉडी में कॉलेरा या जॉन्डिस या मलेरिया है तो ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी. अगर आपके पास कॉलेरा नहीं है, आपके पास जॉन्डिस नहीं हुआ है आपको, क्या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी? नहीं बनाएगी. राइट? ठीक है बच्चा. तो एंटीबॉडी किसके लिए होता है? अगर आपको कोई डिजीज़ है उसको रिकवर करने के लिए उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है. ठीक है. ओ टाइप ब्लड गिवन टू पर्सन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. अब जो ओ ग्रुप होता है वो हर एक ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं. दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं. द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी
जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है वो हर एक ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर आपको अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझ आया और ब्लड ग्रुप्स के बारे में अंडरस्टैंड हुआ, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। When a person suffer from massive loss of blood due to any injury, surgical operation or any disease or illness, they need blood. अगर कोई भी पर्सन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, इंजरी हो गया, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, कोई डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इट बिकम नेसेसरी टू इंजेक्ट ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि उसको हम ब्लड प्रोवाइड करें, राइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर टू द रिसिपिएंट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ब्लड ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द पर्सन हु रिसीव ब्लड, रेसिपिएंट, जो पर्सन डोनेट करता है वो डोनर। इट इज़ नेसेसरी टू मैच द टाइप ऑफ ब्लड एंड द रेसिपिएंट एंड द डोनर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन के पहले हमको ये टेस्ट करना रहता है कि जो डोनर है उसका जो एक्सेप्टर के साथ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो, मैच हो। द एंटीबॉडीज एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड एक्ट अगेंस्ट ईच अदर। जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी की ब्लड के अंदर, वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करती है बच्चा। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, ए होगी तो वो खत्म कर देगी। When the blood of opposite antigen is transfused in the body of person, the antibody of the person act against the antigen and causes clumping of the blood. देखो बच्चा, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप बी है और मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है और मैं आपको ब्लड ग्रुप ए प्रोवाइड कर दूंगी, जो पर्सन के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी बॉडी ने तो फर्स्ट टाइम देखा होगा ना कि ब्लड ग्रुप ए कौन सा है, कहाँ से आ गया, तो वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। एंटीबॉडी बनाएगी तो वो बॉडी को खराब कर देगा और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आगे बात समझ आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो दिस इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, कैन डोनेट ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए and O. Blood group B, antigen B, antibody A, and can donate B and AB, can receive blood from B and O. So this is the flow chart कि आप किसको डोनेट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं और किसकी बॉडी में कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिएट होता है। आगे बात समझ आपको। नेक्स्ट नाउ बच्चा, RH फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर क्या होता है, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। सो कि आपको अंडरस्टैंड हो कि ये RH फैक्टर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है बच्चा। देखो बच्चा, RH फैक्टर क्या है, ये हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक रेसिस मंकी से इवॉल्व हुए हैं हम, ठीक है। रेसिस मंकी से इवॉल्व होने के कारण तो कुछ जो भी इसके अंदर जीन्स होंगे वो हमारे ह्यूमंस में आए होंगे ना बच्चा, क्योंकि जो रेसिस मंकी से हम इवॉल्व होकर ह्यूमंस बने तो ह्यूमंस के अंदर कुछ ना कुछ जीन्स तो आए होंगे। तो उसमें से जो एक जीन है वो क्या है, RH जीन है, जो हमारी RH फैक्टर है, RH जीन है जो हमको ह्यूमंस में रेसिस मंकी के इवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर आ गया है, ठीक है। अब ये क्या है, एक RBC है। RBC के मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। कुछ मेजर एंटीजेंस होते हैं और कुछ माइनर एंटीजेंस होते हैं। मेजर एंटीजेंस क्या होते हैं, A, B, O, रेसिस फैक्टर, ये क्या है, मेजर एंटीजेंस हैं, ठीक है। और जो माइनर क्या है, कार्ल्स डेविस, जो अभी आप स्टडी नहीं करोगे, ये माइनर एंटीजेंस होते हैं, इनका ज़्यादा रोल नहीं होता। मेजर एंटीजेंस क्या होता है, A, B, O, रेसिस फैक्टर। अब अगर हमारी बॉडी में एंटीजन है तो एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो जो RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, RH जीन होता है, ठीक है। अब जो रेसिस है ये क्या है, हमारे RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अब जो ये RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन, रेसिस प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ऑन सरफेस ऑफ RBC। RBC के सरफेस में जो ये रेसिस जीन है ये प्रोड्यूस करता है रेसिस प्रोटीन ऑन सरफेस ऑफ RBC। अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, जो कैपिटल R होता है यही क्या होता है, रेसिस होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर होता है। कैपिटल R और स्मॉल r,
अगर सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल आर है तो ये क्या होता है, ये रिहिसिस नहीं होता है। जो कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है तो इट इज़ अ रिहिसिस, ठीक है, रिहिसिस जीन है। कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं होता है। अब जो रिहिसिस पॉजिटिव है, अगर किसी भी बॉडी, कोई भी ह्यूमंस है, ह्यूमंस के बीच में अगर वो रिहिसिस पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, अगर उसके पास कैपिटल आर है। जो रिहिसिस नेगेटिव का मतलब स्मॉल आर, मतलब कोई भी कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है तो उस बॉडी के अंदर रिहिसिस फैक्टर नहीं है। और जिसमें पॉजिटिव आर है तो वो रिहिसिस फैक्टर, उसमें रिहिसिस जीन प्रेजेंट है। आगे बात समझ आपको, रिहिसिस फैक्टर क्या होता है बच्चा, बेसिकली बिसाइड द रेगुलर एंटीजन देयर इज एंटीजन कॉल्ड RH फैक्टर। बाकी सब एंटीजन्स की बजाय एक और एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। ये सरफेस RBC के में प्रेजेंट होता है। ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि रिहिसिस फैक्टर इज सो नेम्ड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रिहिसिस मंकीज की वजह से डिस्कवर हुआ है। प्रेजेंस और RBC ऑफ RH फैक्टर पर्सन कॉल्ड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH नेगेटिव पर्सन डू नॉट हैव एन एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा अगेंस्ट RH फैक्टर। जो बॉडी के अंदर RH नेगेटिव है तो उस, अगर RH नेगेटिव है ही नहीं तो क्या RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बनेगी इसके अगेंस्ट? नहीं बनेगी। मैंने वही आपको समझाया था, अगर आपको मलेरिया डिजीज़ है तो आपकी बॉडी मलेरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। अगर आपकी बॉडी में मलेरिया है ही नहीं तो क्या आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। और अगर किसी पर्सन के अंदर RH नेगेटिव नहीं है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी RH नेगेटिव के अगेंस्ट नहीं बनेगी। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, डेट इज अबाउट 85% पीपल आर RH पॉजिटिव। जो हमारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, जो बाकी जो 15% है वो RH नेगेटिव होते हैं। व्हेन द ब्लड RH पॉजिटिव पर्सन इज ट्रांसफ्यूज टू द RH नेगेटिव he forms antibody against RH plus factor. Since RH plus antibody live for a short time, there is no complication in such cases. During the time of second transfusion of RH blood, the antibody recipient blood will attack the transfused blood and lead to several problems. Again, अगर इफ़ यू आर अ RH पॉजिटिव, अगर आप RH पॉजिटिव है, आपके अंदर RH पॉजिटिव है और मैं RH नेगेटिव हूँ, अगर आपने मुझे ब्लड दिया तो फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे ब्लड प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा अटैक नहीं करेगा, लेकिन सेवरल टाइम्स अगेंस्ट अगर आपने सेकेंड टाइम फिर से ट्रांसफ्यूजन हुआ RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव के अंदर तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा सेवरल प्रॉब्लम्स अटैक हो जाएंगी। ठीक है, therefore to avoid such problems the blood group of donor recipients are matched, they do not avoid and clumping of RBC। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं कि कोई भी RBC में क्लम्प्स ना हो। अब इसके लिए आपको मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ बच्चा, जिससे आप RH फैक्टर कभी भूलोगे नहीं। फॉर एग्जांपल, एक मदर है और फादर है, राइट। जो मदर है वो RH नेगेटिव है, ओके। RH नेगेटिव है तो मतलब क्या है, स्मॉल r है। फादर है RH पॉजिटिव है, मतलब कैपिटल R है, या एक स्मॉल r एक कैपिटल R है, ठीक है। अब जो भी मदर फादर का जो चाइल्ड होगा वो RR होगा, क्योंकि R क्रॉस RR मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैपिटल R स्मॉल r होगा, तो वो क्या हो गया, एक RR पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जो चाइल्ड है वो चांसेस है कि वो RH नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर RH नेगेटिव हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH नेगेटिव है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मदर, ये मदर की वॉम्ब है, वॉम्ब के अंदर क्या एक फोटस है, फ्यूटस मतलब एक चाइल्ड है। अब जो चाइल्ड है बच्चा वो क्या है, मैंने क्या बोला, जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है वो, RH पॉजिटिव है, लेकिन जो मदर है वो RH नेगेटिव है। बच्चा पॉजिटिव है और मदर क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी डिलीवरी का टाइम होगा बच्चा, तो उस समय क्या होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड को जब हम काटेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। जो चाइल्ड का ब्लड है वो मदर के अंदर चला जाएगा, जा सकता है, चांसेस हैं, हाँ जी चला जाएगा। जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के टाइम पे ब्लड का एक्सचेंज होगा मदर
मदर के अंदर वो ब्लड चल जाएगा, तो जब मदर के अंदर गया तो मदर ने क्या कभी पहले RH फैक्टर देखा है? जब उसकी बॉडी में RH जीन्स है ही नहीं तो क्या वो देखा होगा? नहीं देखा होगा। तो सडनली क्या करेगी, जो मदर की बॉडी है वो एंटीजेंस बनाना एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस होता है। फॉरेन सब्सटेंस कहाँ से मिल रहा है? जो ये फॉरेन सब्सटेंस क्या है? RH है, RH जीन, जो मदर के अंदर पहले नहीं था। तो उसके अगेंस्ट मदर ने क्या किया? एंटीबॉडी बना दिया। अब जब मदर ने एंटीबॉडी RH के जीन के अगेंस्ट बनाया तो वो कुछ एंटीबॉडी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इमीडिएटली। मदर ने जो एंटीबॉडी बनाई और जो ये एंटीबॉडी है वो फ्यूटस की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब वो सडनली फ्यूटस के अंदर वो एंटीबॉडी एंटर होगी तो फ्यूटस क्या होगा? RBC को क्लम कर जाएगा और फ्यूटस की क्या हो जाएगी? बच्चे की डेथ हो जाएगी। आ गई बात आपको समझ? अब आपको समझ आया RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर, अगर मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के टाइम पे अगर कुछ ब्लड एक्सचेंज मदर के पास चला जाएगा एक्सचेंज होकर, तो वो जो मदर एंटीबॉडी बना देगी, मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के टाइम पर क्या होगा? एंटीबॉडी अगर बच्चे के अंदर एंटर हो जाएगी तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बच्चे की RBC क्लम्प हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा और बच्चे की डेथ हो सकती है। अब हाउ वी कैन सेव द चाइल्ड को हम कैसे सेव कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्योंकि डेट वी आर लिविंग इन फर्स्ट सेंचुरी, हमको पता है कि हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। बच्चे को बचाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? मदर और चाइल्ड का टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे कि मदर RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। हमको अगर पता चल जाएगा कि मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो हम पहले ही इंजेक्शन दे देंगे मदर को एंटीबॉडी का, डेट इज रोहगम इंजेक्शन प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इंजेक्शन अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो दोनों सेफ होंगे। अब आपको RH फैक्टर समझ आ गया कि RH फैक्टर क्या है बच्चा? RH फैक्टर भी एक जीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के RBC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब ब्लड ग्रुप A+ है तो वो डोनेट क्या कर सकता है? A+, AB+ और रिसीव, ये सब से रिसीव भी कर सकता है। B+ है तो ये इनको डोनेट कर सकता है, इनसे रिसीव कर सकता है। AB+ इनको डोनेट करेगा, इनको रिसीव करेगा। A नेगेटिव इनको रिसीव करेगा। सो इन दिस वे वी कैन डोनेट और एक्सेप्ट दी ब्लड। Okay students, blood vessel we will discuss in our next class. Thank you and have a nice day.